Okay, in this lecture we will try to understand the input impedance of the dipole antenna. तो recall that कि फिजिकल लेंथ क्या होती थी और इफ़ेक्टिव लेंथ क्या होती थी। ऐसा लेंथ जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल लेंथ बोलते हैं। लेकिन यदि मैंने फील्ड को भी कंसीडर कर लिया तो इन फील्ड्स को क्या बोलते थे, फ्रिंजिंग फील्ड बोलते थे। यदि इन फील्ड्स को भी कंसीडर कर लिया तो हमारी जो लेंथ बनती थी उसे क्या बोलते थे, इफ़ेक्टिव लेंथ बोलते थे। तो ये जो डाइपोल एंटीना है किससे मिलके बना है, ओपन एंडेड ट्रांसमिशन लाइन से मिलके बना है। ये देखिए ओपन एंडेड ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा, साथ साथ ये देखिए कि इस बी पॉइंट से ऊपर की तरफ मोड़ दीजिए, इस सी पॉइंट से नीचे की तरफ मोड़ दीजिए। सी पॉइंट से नीचे की तरफ आप मोड़ देंगे तो ये जो डाइपोल एंटीना, ये जो एंटीना मिलेगा आपको क्या मिलेगा, डाइपोल एंटीना मिलेगा। इसीलिए मैं लिखता हूँ कि मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ओपन एंडेड ट्रांसमिशन लाइन। तो ये जो डिस्टेंस है ए से बी तक, ये डिस्टेंस कितनी है, λ/4। क्या मैं इसे फिजिकल लेंथ बोलूँ। सी से डी तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, λ/4। क्या मैं इसे फिजिकल लेंथ बोलूँ। मतलब ए से डी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, λ/2। क्या इस डाइपोल की जो फिजिकल लेंथ है वो λ/2 है, बिल्कुल है। अच्छा, यदि कोई व्यक्ति ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है, लोड पे खड़ा है, मतलब एल इन्वॉल्व है। ऑब्जर्वर लोड पे खड़ा है मतलब एल इन्वॉल्व है। अच्छा, देखिए यदि मैंने लिखा L = λ/4, इस चीज़ को क्या समझेगा ऑब्जर्वर कि मुझे लोड से कितनी डिस्टेंस चलनी है, λ/4। ये λ/4 डिस्टेंस चलेगा। इस चीज़ का मतलब ये है। अच्छा चलिए देखिए ए बी सेक्शन पे देखिए, ए बी सेक्शन पे देखिए। मान लीजिए इस डाइपोल को मैंने ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट किया और ट्रांसमिशन लाइन किससे कनेक्टेड है, सोर्स से। आफ्टर एक्साइटेशन, एक्साइटेशन के बाद इसमें फ्रिंजिंग होगी, इधर भी होगी। क्या ए से बी तक की जो लेंथ है वो कितनी है, λ/4। तो फ्रिंजिंग की वजह से ये डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, हाँ बढ़ जाएगी। यानी ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो तो फिजिकल लेंथ कहलाएगी, लेकिन बी से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ऊपर तक की डिस्टेंस, वो कौन सी डिस्टेंस कहलाएगी, इफ़ेक्टिव लेंथ कहलाएगी। चलिए ठीक है, तो अब देखते हैं इसको यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ये जो ट्रांसमिशन लाइन है कैसा है, ओपन एंडेड ट्रांसमिशन लाइन है। चलिए ओपन एंडेड ट्रांसमिशन लाइन है तो रिकॉल दैट ओपन एंडेड ट्रांसमिशन लाइन के केस में ZL = क्या लिख रहे थे, -J टाइम्स ऑफ Z0 cot βl। यदि L इन्वॉल्व है तो मतलब ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है, लोड पे खड़ा है। Z0 क्या था, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन था। cot βl, बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 2π/λ। अच्छा, यदि लेंथ की वैल्यू कितनी रखूं, λ/4 रखूं, तो λ/4 रखूंगा तो मैं कहाँ पे पहुंचूंगा। यदि आप λ/4 रखेंगे इसमें तो -J टाइम्स ऑफ Z0 cot 2π/λ इंटू λ/4 रखिए तो ये लैम्डा कैंसिल आउट, 2 2 × 4 यानी cot π/2 यानी ये 0 आ जाएगा। मतलब आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। कब पहुँचोगे, जब आप डिस्टेंस ए से बी यानी λ/4 रखते हो। इस चीज़ का मतलब ही ये है कि आपको कहाँ से चलना है। यदि λ/4 डिस्टेंस बोला है तो आपको चलना कहाँ से है, ओपन एंड से चलना है। कहाँ से चलना है, ओपन एंड से। कितनी डिस्टेंस चलना, λ/4। ओपन एंड के यहाँ से चला, λ/4 डिस्टेंस चला। यहाँ से मतलब λ/4 डिस्टेंस चला। इम्पीडेंस आपको कैसा मिल गया, 0 मिल गया। मान लीजिए इफेक्टिव लेंथ चलना होता तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस λ/4 से थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ता। तो इफेक्टिव लेंथ के केस में ऑब्वियस सी बात है ये जो इफेक्टिव लेंथ होगी λ/4 से थोड़ा सा तो ज़्यादा होगी। तो थोड़ा सा ज़्यादा होगी मतलब यहाँ कहीं पे भी होगी,
यदि मैं इफ़ेक्टिव लेंथ को कंसीडर करता हूँ तो मेरा इम्पीडेंस कैसा आ रहा है, इंडक्टिव। यदि केवल फिजिकल लेंथ को कंसीडर करता हूँ तो मेरा इम्पीडेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। λ/4 क्या है, फिजिकल लेंथ है। λ/4 डिस्टेंस पे इम्पीडेंस कितना आ रहा है, 0। यदि इफेक्टिव लेंथ को कंसीडर करता हूँ तो इम्पीडेंस कैसा आ रहा है, इंडक्टिव आ रहा है। चलिए ये दोनों बातें दिमाग में रखिए। अब देखिए, in the case of antenna we always consider effective length, effective width. We never ever consider मतलब जब हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फॉर्मुलेशन करते हैं तो हम हमेशा इफ़ेक्टिव लेंथ, इफ़ेक्टिव विड्थ को ही कंसिडर करते हैं, ना कि फिज़िकल लेंथ, ना कि फिज़िकल विड्थ को कंसिडर करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा कौन सी लेंथ को कंसिडर करना है, हमें हमेशा इफ़ेक्टिव लेंथ को ही कंसिडर करना है। वी हैव टू कंसिडर द इफ़ेक्टिव लेंथ ओनली, फिज़िकल लेंथ नहीं। चलिए मान लीजिए मैंने फिज़िकल लेंथ को कंसिडर कर लिया, ये λ/4 है, ये λ/4 है। तो यदि λ/4 है, यदि ये फिज़िकल लेंथ λ/4 है तो इम्पीडेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन हमें कंसीडर कौन सी लेंथ को करना है, इफ़ेक्टिव लेंथ को। तो इफ़ेक्टिव लेंथ तो λ/4 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब λ/4 से यदि ज़्यादा है तो इम्पीडेंस कैसा हो गया, इंडक्टिव। ध्यान में रखिएगा, इम्पीडेंस कैसा हो गया, इंडक्टिव। ये डिस्टेंस λ/4 कौन सी होगी, फिजिकल लेंथ होगी। तो ऑब्वियस सी बात है इफ़ेक्टिव लेंथ जो होगी वो λ/4 से थोड़ा सा तो ज़्यादा होगी। तो इनपुट इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, इनपुट इम्पीडेंस कैसा हो जाएगा, इंडक्टिव हो जाएगा। ये एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 है और ये 50 ओम है। यहाँ पे 50 ओम है और यहाँ पे इंडक्टिव है। इम्पीडेंस मैच करेगा क्या, नहीं। क्या मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी क्या, नहीं। तो अब इस बात का सलूशन क्या हो सकता है, सोच के देखिए। यदि मैं मेरे पास एक जुगाड़ है कि यदि मैं फिज़िकल लेंथ को थोड़ा सा कम कर दूं, ऊपर और ऊपर की तरफ से थोड़ा सा कम कर दूं, नीचे की तरफ से थोड़ा सा कम कर दूं, और कुछ ऐसा जुगाड़ बनाऊं कि ये जो टोटल लेंथ है, ये जो टोटल इफ़ेक्टिव लेंथ है, ये L इफ़ेक्टिव ये जो है ऊपर की तरफ λ/4 हो जाए और नीचे की तरफ भी जो इफ़ेक्टिव लेंथ है वो कितनी हो जाए, L इफ़ेक्टिव वो भी क्या हो जाए, λ/4 हो जाए। मैं इफ़ेक्टिव की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है फिज़िकल लेंथ मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा। मतलब इफ़ेक्टिव लेंथ यदि किसी कदर λ/4 हो जाए ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी λ/4 हो जाए इफ़ेक्टिव लेंथ, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, λ/2 हो गई। चलो ठीक है, इफ़ेक्टिव लेंथ कितनी हो गई। नाउ थोड़ा सा ऊपर से डाईपोल को कट कर दिया, नीचे से थोड़ा सा डाईपोल को कट कर दिया। अब मेरी इफ़ेक्टिव लेंथ कितनी है, λ/4 है। फिज़िकल लेंथ λ/4 से थोड़ा सा कम है। चलिए फिज़िकल लेंथ यदि कंसीडर करूँगा तो यहाँ कहीं पे पहुँचूँगा। यदि इफ़ेक्टिव लेंथ को कंसीडर करूँगा तो यहाँ पे याद करिए, यहाँ पे L इक्वल्स टू क्या होता था, λ/4 होता था। यानी इफ़ेक्टिव लेंथ को यदि मैं कंसीडर करूँ तो मुझे इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब इस बार केस पॉसिबिलिटी बनती है कि मेरा जो है इम्पीडेंस वो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इम्पीडेंस मेरा क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। मैं क्या चाहता हूँ बेसिकली कि मेरा जो इनपुट इम्पीडेंस है डाईपोल का वो किसी भी तरीके से रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल डाईपोल की यदि बात करें तो उसका यदि कोई भी व्यक्ति है, एक पर्सन है, उसने एक एंटीना बनाया, डाईपोल एंटीना, और उसकी फिज़िकल लेंथ उसने क्या ले ली है, फिज़िकल लेंथ λ/2 ले ली है, तो उसको इम्पीडेंस ऐसा मिलता है। यदि फिज़िकल लेंथ उसने
2 ले ली है तो उसको इम्पीडेंस ऐसा मिलता है, लेकिन उसी व्यक्ति ने λ/2 से थोड़ा सा कम ली है तो उसको इम्पीडेंस 73 ओम मिलता है। और मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे प्योरली रजिस्टिव इम्पीडेंस मिले, ना कि रिएक्टिव मिले। तो ओवर एंड फाइनल कंक्लूज़न ये है इस लेक्चर का कि आपको हमेशा कौन सी लेंथ कंसीडर करनी है, इफ़ेक्टिव लेंथ कंसीडर करनी है, इफ़ेक्टिव लेंथ ही कंसीडर करनी है। तो इफ़ेक्टिव लेंथ जैसे कोई भी डाइपोल है, डाइपोल का जो फिजिकल लेंथ λ/2 से कम होना चाहिए कि बराबर होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरा कंक्लूज़न ये निकला कि मेरे को जो फिजिकल लेंथ है, फिजिकल जो लेंथ है डाइपोल की, वो λ/2 से थोड़ा सा कम लेना चाहिए। मेरा डाइपोल का जो इफ़ेक्टिव लेंथ है वो λ/2 होना चाहिए। कंक्लूज़न फाइनल क्या है? डाइपोल का इफ़ेक्टिव लेंथ λ/2 होना चाहिए, डाइपोल का फिजिकल लेंथ λ/2 से कम होना चाहिए। तो ये कंक्लूज़न है। फिर से एक बार देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं कि डाइपोल किससे बनता है? ओपन एंडेड ट्रांसमिशन लाइन से। ए से बी तक की डिस्टेंस सपोज दैट कितनी है? λ/4। सी से डी की डिस्टेंस कितनी है? λ/4 है। चलिए, यदि L इन्वॉल्व है तो ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है? याद करिए, लोड पे खड़ा है। मैंने कहा λ/4, इस लेंथ इज इक्वल टू λ/4, तो ऑब्जर्वर कहाँ से चलेगा? लोड से कितनी डिस्टेंस चलेगा? λ/4। लोड से λ/4 डिस्टेंस चला तो उसको इम्पीडेंस कैसा मिल गया? 0 मिल गया। लेकिन यदि मैं इफ़ेक्टिव लेंथ की बात करूं तो इफ़ेक्टिव लेंथ किसका सम होता है? फिजिकल लेंथ और फील्ड का सम होता है। ऑब्वियस सी बात है, इफ़ेक्टिव लेंथ λ/4 से थोड़ा सा ज़्यादा होगी, तो मतलब ये डिस्टेंस मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ेगा। यदि मैंने इफ़ेक्टिव लेंथ को कंसीडर किया तो इम्पीडेंस कैसा है? इंडक्टिव। यदि मैंने फिजिकल लेंथ को कंसीडर किया तो मेरा इम्पीडेंस कैसा है? 0। यानी क्या बात समझ में आई कि मुझे हमेशा डाइपोल के एंटीना या किसी भी एंटीना के केस में हमेशा कौन सी लेंथ को कंसीडर करना है? इफ़ेक्टिव लेंथ को कंसीडर करना है। तो अच्छा देखिए, यदि मुझे ये अभी पिछले पेज से ये पता चला कि यदि मैंने इफ़ेक्टिव लेंथ को कंसीडर किया है तो मेरा इनपुट इम्पीडेंस कैसा होगा? इंडक्टिव हो गया। तो अब मेरा सोल्यूशन क्या हो सकता है? मैं डाइपोल को थोड़ा ऊपर से कम कर दूं, थोड़ा नीचे से कम कर दूं, तो क्या फिजिकल लेंथ इस बार λ/4 से कम हो गई? हाँ, हो गई। फ्रिंजिंग की वजह से ये जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो गई? λ/4 होगी। और मैं यही चाहता हूँ कि ये ऊपर की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? λ/4। नीचे की डिस्टेंस कितनी हो गई? λ/4। इफ़ेक्टिव लेंथ ऊपर λ/4, नीचे कितनी हो गई? λ/4। टोटल इफ़ेक्टिव लेंथ कितनी हो गई? λ/2। टोटल इफ़ेक्टिव लेंथ कितनी होगी? λ/2। इम्पीडेंस कैसा हो गया? रियल हो गया। यदि मान लीजिए फिजिकल लेंथ λ/2 लेते तो इफ़ेक्टिव लेंथ ज़्यादा होती। इफ़ेक्टिव लेंथ ज़्यादा होती तो इनपुट इम्पीडेंस कैसा हो जाता? इंडक्टिव हो जाता। और मुझे इंडक्टिव इम्पीडेंस नहीं चाहिए। तो कंक्लूज़न सिर्फ इतना सा है, किसी भी डाइपोल का इफ़ेक्टिव लेंथ λ/2 होना चाहिए, ना कि फिजिकल लेंथ λ/2 होना चाहिए। कौन सा लेंथ λ/2 होना चाहिए? इफ़ेक्टिव लेंथ। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ इफ़ेक्टिव लेंथ एंड फिजिकल लेंथ। तो होपफुली ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइपोल का फिजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।